गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एम बलडोदिया, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 10 में देखिए आज हम बात करेंगे पिस्टिल, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, पिस्टिल और कार्पल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के बच्चे देखें, पिस्टिल कार्पल जो है इसको कहा जाता है स्त्री केसर, कार्पल को आप कहते हैं अंडप, और ये आप कहेंगे मादा युग्मकोद्भिद। क्लियर? तो हम स्त्री केसर अंडप से लेकर मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन की संरचना या परिवर्धन की जो स्थिति है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप ये कह सकते हैं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर में, पुष्प में, उसको गाइनोसियम कहा जाता है। ये जो गाइनोसियम है जायांग, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम या पुमंग कहा जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप गाइनोसियम या जायांग कहते हैं। इस जायांग की जो इकाई संरचना है, इस जायांग की जो यूनिट स्ट्रक्चर है, ये फ्लावर के लेक्चर में मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। स्टूडेंट, इसका जो यूनिट स्ट्रक्चर है, इस यूनिट स्ट्रक्चर को आप कहेंगे पिस्टिल या फिर इसको आप कहेंगे कार्पल। क्लियर? ये यूनिट स्ट्रक्चर या इकाई संरचनाएं पिस्टिल या कार्पल कही जाती हैं, पिस्टिल या कार्पल ये कहलाती हैं। और पिस्टिल और कार्पल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना होता है, तो आप ये कह सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर पिस्टिल या कार्पल स्ट्रक्चर या पिस्टिल या कार्पल संरचना जो है वो परिवर्तित होती है। ठीक है, ये इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये देखिए स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये आप कहेंगे ओवरी। क्लियर? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब यहाँ किसी एक पुष्प में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना पिस्टिल एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। किसी एक पुष्प में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना जो कार्पल है, अंडप जिसको आप कह रहे हैं, ये कार्पल एक हो सकता है और एक से ज़्यादा इनकी संख्या हो सकती है। तो देखिए स्टिग्मा, व्रतिका, ये व्रतिकाग्र, व्रतिका स्टाइल और ये व्रतिकाग्र, और ओवरी आप जानते हैं अंडाशय है। इसमें ओव्यूल की प्रेजेंस होती है, और ये स्टूडेंट्स ओव्यूल की जो प्रेजेंस है, ओव्यूल की जो उपस्थिति है, यहाँ मैंने एक सिंगल ओव्यूल ही शो किया है, दिखाया है। ये आप कहेंगे ओव्यूल, बीजांड इसको कहा जाता है, ओव्यूल या फिर बीजांड इसको आप कह सकते हैं। इसमें ये बाहर की तरफ इंटेगुमेंट या अध्यावरण है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखिए, जहाँ ओव्यूल इस अंडाशय की भित्ति से संलग्न है वहाँ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा उस संरचना को कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। जो स्टिग्मा है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन जब आता है तो उस पोलन ग्रेन के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह ये काम करता है। स्टूडेंट्स, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, जब डेवलपमेंटल प्रोसेस मेल गैमेटोफाइट का हम पढ़ रहे थे तो हमने ये क्लियर किया था कि सबसे पहले स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में या द्विकोशिकीय अवस्था में आता है, तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। क्लियर? इसके बाद जो स्टाइल है, ये आप कहेंगे स्टाइल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होलो, खोखली, और सॉलिड, ठोस, दोनों प्रकार की होती है। आगे हम बात करेंगे। और ये क्या करती है, ये आप कहेंगे फैसिलिएट पोलन ट्यूब। जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा तो पोलन ग्रेन के जर्मिनेट होने के बाद
जर्मिनेशन के दौरान वो पॉलन ट्यूब या पराग नलिका बनाता है, उस पॉलन ट्यूब या पराग नलिका को ये फैसिलिटेट करता है और यहाँ से होते हुए पॉलन ट्यूब या पराग नलिका एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ओवरी या अंडाशय में आती है। ओवरी या अंडाशय में जो ओव्यूल प्रेजेंट है, ये ओव्यूल फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। इस ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होता है, ये अंदर वाली जो संरचना मैं बता रहा हूँ ये एम्ब्रियो सैक होता है जो आगे जाकर फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्म में भ्रूण कोश फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में परिवर्तित या डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पॉलन या परागकण के जर्मिनेट या अंकुरित होने के बाद जो पराग नलिका है वो यहाँ से होते हुए आप कह सकते हैं कहाँ एंटर करती है, एम्ब्रियो सैक में या भ्रूण कोश में। ओवरी आप कहेंगे फूला हुआ पार्ट, स्वेलन पार्ट, और ये जो फूला हुआ भाग या स्वेलन पार्ट है ये फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप कह सकते हैं फ्रूट में स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ देखिए जो ओवरी है, ठीक है, इस ओवरी में आपने कहा बीजांड लगे हैं और ओवरी या अंडाशय की भित्ति के साथ बीजांड जुड़े होते हैं। तो जहाँ भित्ति के साथ जुड़ते हैं वो प्लेसेंटा या अपरा कहा जाता है। तो एग्जैक्टली हम ये कहेंगे जो पिस्टिल और कार्पल है, इस पिस्टिल और कार्पल की यूनिट स्ट्रक्चर या इकाई संरचना में स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है स्टिग्मा, सेकंड स्ट्रक्चर है स्टाइल और स्टूडेंट्स थर्ड स्ट्रक्चर है ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन संरचनाएं, थ्री स्ट्रक्चर्स आपके पास इसमें आती हैं। अब देखिए ये जो कार्पल या अंडप है, ये कार्पल या अंडप या फिर आप जिसको पिस्टिल कह रहे हैं, ये दो टाइप का हो सकता है। जो लिख रहा हूं मैं नोट करते जाएं आप, कार्पल या फिर अंडप। देखिए सिंगल हो सकता है, मैंने भी आपको कहा था कि किसी एक पुष्प में कार्पल या अंडप या जो पिस्टिल हैं वो एक हो सकता है और इनकी संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। तो देखिए यहां कार्पल ए, पहली कंडीशन एपोकार्पस, एपोकार्पस, ठीक है। एपोकार्पस जो होगा इसको स्टूडेंट्स आप बोलेंगे वियुक्तांडपी, इसका मतलब एक से ज़्यादा हैं और ये स्वतंत्र हैं। एक से ज़्यादा होने के साथ साथ ये क्या हैं, स्वतंत्र, फ्री हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन स्टूडेंट्स आपके पास होगी सिनकार्पस, और जो सिनकार्पस स्थिति है, इस सिनकार्पस कंडीशन को हम बोलते हैं संयुक्तांडपी स्थिति। और संयुक्तांडपी स्थिति में जो अंडप हैं ये स्टूडेंट्स आपस में संयोजित रहते हैं। अंडप संयोजित मतलब आप ये कहेंगे जो कार्पल्स हैं वो कार्पल्स जुड़े रहते हैं, आपस में फ्यूज रहते हैं। तो एपोकार्पस और सिनकार्पस दो स्थितियां यहां से आपने डिटेक्ट की। इसके ठीक बाद देखिए जो अंडपों की संख्या है, नंबर है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो अगला पॉइंट आप लिखें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, अंडपों की संख्या के आधार पर जो जायांग है वो दो प्रकार, तीन प्रकार का हो सकता है, द्विअंडपी, त्रिअंडपी, फिर बहुअंडपी हम कहते हैं। तो आप देखिए ये होगा द्विअंडपी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल्स। जो कार्पल्स या अंडप हैं, इन कार्पल्स या अंडपों की संख्या के आधार पर आपने कहा मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी मतलब एक अंडपी। मोनोकार्पिलरी के बाद स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूं बाईकार्पिलरी, द्विअंडपी, ट्राईकार्पिलरी, त्रिअंडपी। जैसे ट्राईकार्पिलरी अगर हम देखें तो लिलिएसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर टेट्रा और पेंटा भी होता है, टेट्रा, चतुरंडपी एंड पेंटामेरस कंडीशन 5 भी होंगे, ठीक है। वैसे इनको आप बहुअंडपी स्थिति में काउंट कर सकते हैं, इनको आप गिन सकते हैं कि ये क्या है, बहुअंडपी स्थिति को दर्शाते हैं। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कार्पल्स जो हैं उन नंबर ऑफ कार्पल्स के बेसिस पर, नंबर ऑफ कार्पल्स जो हैं उन नंबर ऑफ कार्पल्स के बेसिस पर ये आप टाइप पढ़ रहे हैं किसके,
गाइनोसियम के, ये टाइप आप डिस्कस कर रहे हैं गाइनोसियम के। नंबर ऑफ कार्पल्स के बेसिस पर गाइनोसियम जो है उस गाइनोसियम का प्रकार हो सकता है एक अंडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी, चतुरंडपी, पंचअंडपी। क्लियर? या इनको आप बहुअंडपी भी कह सकते हैं। अब देखिए यहां से जो कार्पल्स का नंबर है या अंडपों की संख्या है, इस अंडपों की संख्या के बाद ये जो ओवरी है, इस ओवरी में जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है उसमें चैम्बर्स या कोष्ठ या प्रकोष्ठ होते हैं। तो उन कोष्ठ जो हैं उनकी संख्या के आधार पर देखिए अगली बात हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। अंडाशय में जो कोष्ठकों की संख्या है, अंडाशय में ये ओवरी या अंडाशय है, इस ओवरी या अंडाशय में आप ये कह रहे हैं नंबर ऑफ चैम्बर्स, नंबर ऑफ चैम्बर्स या कोष्ठ आप कह रहे हैं किसमें, ओवरी या अंडाशय में। और ये जो चैम्बर हैं इसके आधार पर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं एक कोष्ठी, यूनिलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, ठीक है, एंड मल्टीलोक्यूलर, मल्टीलोक्यूलर। ये इस तरीके से कोष्ठ जो हैं उनकी संख्या के आधार पर मैंने इसको यूनिलोक्यूलर एक कोष्ठीय, बाइलोक्यूलर द्विकोष्ठीय, ट्राइलोक्यूलर त्रिकोष्ठीय और मल्टीलोक्यूलर बहुकोष्ठीय कहा है। ये हम किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं? आपने ये कहा कि जो कार्पल या अंडप हैं, ये कार्पल और अंडप जो हैं वो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी से मिलकर बने हैं। अब इस कार्पल और अंडप में जो ओवरी या अंडाशय है, ओवरी या अंडाशय में ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो ओवरी है वो चैम्बर्ड हो सकती है, इसके चैम्बर हो सकते हैं अलग अलग। तो ओवरी में जो नंबर ऑफ चैम्बर्स हैं उनके बिहाफ पर आप इसको यूनिलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर और मल्टीलोक्यूलर स्टूडेंट्स कह सकते हैं। ठीक है। और फाइनली आपने कहा कि इस ओवरी जो है, इस ओवरी की भित्ति पर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है एग्जैक्टली? तो प्लेसेंटा आप कहेंगे ओवेरियन वॉल है। ओवरी की जो भित्ति है या ओवेरियन वॉल है, ये स्टूडेंट्स क्या कहा जाएगा? प्लेसेंटा। तो देखो एग्जैक्टली ये इसका इनिशियल स्ट्रक्चर है। जो पिस्टल, कार्पल या फीमेल गैमेटोफाइट हम पढ़ना चाह रहे हैं, उस फीमेल गैमेटोफाइट का इनिशियल स्ट्रक्चर या उसकी प्रारंभिक संरचना ये आपके पास है। अब हम इसमें उस स्थिति तक जाएंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप कैसे होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? फीमेल गैमेटोफाइट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए आपने कहा फीमेल गैमेटोफाइट, मैं फिर से सीक्वेंस मेंशन कर रहा हूं। गाइनोसियम, ये जायांग है। गाइनोसियम की यूनिट स्ट्रक्चर, इकाई संरचना आपने कहा कार्पेल और पिस्टल है। यूनिट स्ट्रक्चर इकाई संरचना। कार्पल और पिस्टल जो हैं वो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से मिलकर बनी हुई हैं। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में से जो ओवरी है ये ओव्यूल को धारण करती है। ओव्यूल बीजांड को धारण करती है। ये ओव्यूल या बीजांड आपने पढ़ लिया है ओवेरियन वॉल या बीजांड की भित्ति, अंडाशय की भित्ति पर लगा रहता है और इसको आप कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा पर ये जुड़ा रहता है, व्रंत सदृश संरचना द्वारा, स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर द्वारा ये कनेक्ट रहता है। ठीक है। तो अब देखिए ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम की तरह यहाँ काम करता है। आपने वहाँ एंथर में कहा था माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहाँ जो ओव्यूल है ये मेगास्पोरेंजियम की तरह काम करेगा। मेगास्पोरेंजियम, गुरु बीजाणुधानी, हिंदी वाले ध्यान दें। मेगास्पोरेंजियम, इस मेगास्पोरेंजियम को आप कहते हैं गुरु बीजाणु धानी। मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी। तो जो मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी ओव्यूल है उसको हम यहां स्टडी कर रहे हैं। देखिए टिपिकल स्ट्रक्चर, प्रारूपिक संरचना ओव्यूल की अगर आप देखें तो इस प्रकार से स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ओव्यूल में बिल्कुल सेंटर में आप कहेंगे एक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो जाता है। पोजीशन सेंटर के बजाय थोड़ा पेरिफेरल भी हो सकती है। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ओव्यूल का बनाया है। ठीक है। देखिए ये स्टूडेंट्स ओव्यूल का फ्यूनिकल या इसको आप कहते हैं व्रंत।
ठीक है। फ्यूनिकल और व्रंत के साथ साथ यहाँ एक मैं वेस्कुलर सप्लाई संवहन आपूर्ति यहाँ इसमें ऐड कर देता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं इन दोनों को हम कह सकते हैं इंटेग्यूमेंट्स या अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट्स, या इनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं अध्यावरण। क्लियर। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स यूनिटैग्मिक से लेकर ट्राइटैग्मिक तक बेसिकली देखे जाते हैं, मतलब एक अध्यावरणीय संरचना, दो अध्यावरणीय संरचनाएं और तीन अध्यावरणीय संरचनाएं। इस प्रकार से यूनिटैग्मिक, बाइटैग्मिक, ट्राइटैग्मिक कंडीशन हो सकती है। ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है एम्ब्रियोसैक, यहां लिखता हूं एम्ब्रियोसैक। और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो एम्ब्रियोसैक है ये ही फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो स्टूडेंट्स को डाउट रहता है जनरली, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर आप कहते हैं ये है मादा युग्मकोद्भिद। इस एम्ब्रियोसैक के अंदर जो संरचनाएं होती हैं, देखिए आपने ये पढ़ा होगा, इस प्रकार से इसका परिवर्धन या डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से तीन कोशिकाएं एंटीपोडल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, एक एग सेल या अंड कोशिका, एग सेल या अंड कोशिका के साथ दो सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जो सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं हैं इनमें फिलीफॉर्म एपरेटस, तर्कु रूपी समुच्चय की उपस्थिति पाई जाती है। आगे सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये आप कह सकते हैं इसमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, ये पॉलर न्यूक्लियाई कहे जाते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये तो हैं एंटीपोडल्स, प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिविन्यासित कोशिकाएं इनको कहा जाता है। ये जो तीनों सेल हैं इनको बेसिकली काउंट किया जाता है एग एपरेटस, या इसको अंड समुच्चय आप कह देंगे। अब जो एग एपरेटस या अंड समुच्चय है इसमें देखिए कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो ये सब हटा देता हूं अब मैं। एग एपरेटस या अंड समुच्चय में कौन सी संरचनाएं प्रेजेंट हैं। तो इसमें आप कहेंगे एग सेल, वन एग सेल प्लस टू सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स स्टूडेंट्स सहायक कोशिकाएं हैं या सहाय कोशिकाएं आप इनको कह सकते हैं। और ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये हैं पोलर न्यूक्लियाई, इनको आप बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है। तो देखो ये एंड या ये संरचना जो है वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ये आप कहेंगे ये ओवेरियन वॉल या प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड स्ट्रक्चर है, प्लेसेंटा के साथ जुड़ी हुई संरचना है। ठीक है। ये फ्यूनिकल या व्रंत है। अब यहां इस ओव्यूल का ये जो पार्ट है, ओव्यूल का ये जो भाग जो उसमें वो एग एपरेटस या अंड समुच्चय को प्रदर्शित करता है, मतलब जिस तरफ एग एपरेटस या अंड समुच्चय इसमें प्रदर्शित होता है, इसको आप कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। इसको आप कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। बीजांड द्वारीय छोर, ये ओव्यूल या बीजांड है, इसका ये एंट्री पॉइंट बेसिकली कहा जाता है। यहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करती है, इसलिए इसको माइक्रोपाइलर एंड या बीजांड द्वारीय छोर कह देते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो इसका ऑपोजिट एंड है इसको चलेजा एंड आप कहते हैं। ठीक है, चला जा एंड अर्थात निभागीय छोर, इसको आप कहते हैं ये है निभागीय छोर। और ये जो है इसको आप कह सकते हैं बीजांड द्वारीय छोर। क्लियर, ये बीजांड द्वारीय छोर है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया जब हो जाती है तो निषेचन की प्रक्रिया में आप ये कहेंगे ये जो एग सेल है ये डेफिनेटली जाइगोट में कन्वर्ट होगी, जो अंड कोशिका है वो युग्मनज में परिवर्तित होती है, ये आप सब जानते हैं।
लेकिन जो दो मेल गैमेट यहाँ एंटर करेंगे, दूसरा मेल गैमेट ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, इन पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखें, निषेचन से ठीक पहले ये पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई क्या बनाएंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक कब बनाएंगे? तो आप ये कह सकते हैं ये बनाएंगे जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। निषेचन से ठीक पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस यहां बन जाता है। तो जो दो मेल गैमेट आएंगे उसमें से एक एग सेल या अंड कोशिका को निषेचित कर देगा और दूसरा स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है या द्वितीयक केंद्रक यहां बना है उस सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक को निषेचित कर देगा। इस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। और जैसे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो देखिए ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है ये 2n स्ट्रक्चर है। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n स्ट्रक्चर हो जाएगा और एक मेल गैमेट इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये 3n स्ट्रक्चर शो करेंगे, 3n कंडीशन होगी। और ये पूरा जो पार्ट है ये एग्जैक्टली एंडोस्पर्म या फिर भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। आपको पता होना चाहिए आवृत बीजी पादपों में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो भ्रूणपोष है उसका परिवर्धन या फॉर्मेशन निषेचन के बाद ही होता है। ठीक है, तो देखो वापस से इसकी प्लोरिडी पे मैं आता हूं। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट आपने लिखा है इसकी प्लोरिडी या गुणिकता क्या होगी? ऑब्वियस है, गैमेटोफाइट वर्ड आपने लिखा है तो ये एन होगी। ये एंटीपोडल सेल्स से हैं, क्या होंगी? एन। जो एम्ब्रियो सैक है एन स्ट्रक्चर है, आपने कहा फीमेल गैमेटोफाइट है। ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये स्टूडेंट्स क्या होंगे? एन। आपने कहा निषेचन से ठीक पहले संलयित हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा? इसको आप कहेंगे ये हो जाएगा 2n। क्लियर? इसके अलावा जो एग एपरेटस की सेल है एग सेल n और जो सिनर्जिड्स हैं ये भी क्या होंगी? n। तो ये सब संरचनाएं n होंगी। कौन सी? एम्ब्रियो सैक के अंदर की संरचनाएं जो फीमेल गैमेटोफाइट है। और उसके बाहर की संरचनाओं की अगर आप बात करें, जैसे इंटेगुमेंट या अध्यावरण को आप देखें तो ये स्पोरोफाइटिक टिश्यू या बीजाणुद्भिद उत्तक होगा। ये स्टूडेंट्स 2n स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये 2n स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो संरचना है इसके अंदर की संरचना है, ये जो संरचना है इस संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर या संरचना है ये क्या होगी? ये स्ट्रक्चर या संरचना एग्जैक्टली n होगी, हैप्लॉइड होगी, अगुणित होगी। इसके अलावा बाकी की सारी संरचनाएं इसमें स्टूडेंट्स 2n या फिर द्विगुणित स्थिति प्रदर्शित करेंगे। ये पोर्शन जो है पूरा ये बॉडी ऑफ ओव्यूल होता है और इसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। तो अगली बात यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए ये जो पार्ट है इसको आप कहेंगे बॉडी ऑफ ओव्यूल। बीजांड जो है उसका शरीर या काय, और इसको आप कहते हैं न्यूसिलस। स्टूडेंट्स न्यूसिलस जो है ये क्या होगा? 2n। क्लियर है? न्यूसिलस आप इसको कहेंगे और ये न्यूसिलस बेसिकली 2n स्ट्रक्चर होगा। तो इस प्रकार से आप ये कहेंगे ये इसकी संरचना है। कई बार ये जो संरचना है ये जो वेस्कुलर सप्लाई के साथ, मतलब ये जो फ्यूनिकल के साथ ये जो पार्ट है ये उभरी हुई संरचना के रूप में प्रदर्शित होता है। और जब उभरी हुई संरचना के रूप में प्रदर्शित होता है तो स्टूडेंट इसको आप कहते हैं ये बनाता है राफे। ठीक है, एक अतिवृद्धि या उभरी हुई संरचना के रूप में ये प्रदर्शित होता है और ये क्या निर्मित कर देता है? राफे निर्मित कर देता है। तो ये आपके पास डायग्राम हुआ, आप कहेंगे डायग्राम किसका है? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर या ओव्यूल की संरचना बिल्कुल क्लियर आपके सामने डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट की है। अब देखो हम एक एक स्ट्रक्चर के बारे में इसकी बात करेंगे। जो फ्यूनिकल है या व्रंथ है ये क्या कर रहा है? फ्यूनिकल या व्रंथ इस बीजांड काय को, काय कहां से, बॉडी कहां से शुरू हो रही है? तो यहां देखो एक मैं डॉट पॉइंट लगा सकता हूं। देखो यहां से एग्जैक्टली हम ये कह देंगे इसकी बॉडी शुरू हो रही है। तो इससे नीचे का जो पार्ट है वो फ्यूनिकल या व्रंथ है। तो इस बीजांड काय को या फिर ओव्यूल की बॉडी को प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? फ्यूनिकल कर रहा है। क्लियर? तो जैसे ही ये बीजांड काय या जो बीजांड है
वो परिपक्व या मैच्योर हो जाता है, तो परिपक्व और मैच्योर होने पर ये यहाँ से डिटैच हो जाता है या अलग हो जाता है, मतलब ये व्रंत मैच्योरेशन या परिपक्वन के बाद अलग हो जाएगा। मैच्योरेशन या परिपक्वन कब आएगा? जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस या निषेचन की प्रक्रिया हो चुकी होगी, तब आप ये कह सकते हैं ये यहाँ से अलग हो जाएगा। और तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ जो मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी हम पढ़ रहे हैं, जो मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी क्या है? ओव्यूल। ये फाइनली किस में कन्वर्ट होगा? सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया के बाद स्टूडेंट्स ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, बीज में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल यहां से क्या होगा? डिटैच। क्लियर? आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो देखो अब वन बाय वन इसके और पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। आप इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें देखिए, एक एम्ब्रियो सेक को सेपरेटली हमें डिस्कस करना है, फीमेल गैमेटोफाइट वो है, ठीक है। इससे पहले आपको इसके इंटेग्यूमेंट्स डिस्कस करने हैं, आवरण या अध्यावरण आप जिसको कह रहे हैं। तो देखो इंटेग्यूमेंट्स मैंने आपको कहा था यूनिटैग्मिक कंडीशन से बाइटैग्मिक ट्राइटैग्मिक कंडीशन तक आपको देखने को मिलेगी। तो यहां अब आप नोट करें इंटेग्यूमेंट्स या अध्यावरण। तो एक तरफ का मैटर मैं हटा रहा हूं, इस तरफ का स्टूडेंट्स हटा देता हूं, ठीक है। और अब यहां से आपको अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट को डिस्कस करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं हटाया मैंने, जो काम की बातें हैं वो आपने सब नोट कर रखी हैं, साथ साथ आप नोट करते रहें। तो अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट्स, अध्यावरण, आप कह सकते हैं बीजांड काय को प्रोटेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर है, ये अध्यावरण कहेंगे। प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल या जो मेगास्पोरेंजियम है, इस ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम की जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, ये स्टूडेंट्स क्या कही जाती है? इंटेग्यूमेंट। जनरली इसकी आपके पास 4 कैटेगरीज हैं, 4 श्रेणियां हैं। जनरली स्टूडेंट्स इसकी 4 श्रेणियां आपके पास हैं। इसमें सबसे पहले यूनिटैग्मिक, एक बात। सेकंड आप कहेंगे बाइटैग्मिक, और बाइटैग्मिक आप कह सकते हैं, बाइटैग्मिक का मतलब द्विअध्यावरणी। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या आवृत बीजी पादप हैं उनमें मैक्सिमम बाइटैग्मिक कंडीशन ही आपको मिलती है, अधिकतर बाइटैग्मिक कंडीशन आपको मिलेगी। तीसरी स्थिति हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं ट्राइटैग्मिक, त्रिअध्यावरणी, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी होती है, कुछ एक केसेज आपको मिलेंगे जिसमें एटैग्मिक, अध्यावरणी, मतलब जिनमें अध्यावरण की जो है वो क्या होगी स्टूडेंट्स? अनुपस्थिति होगी, ठीक है। तो देखो ये जो यूनिटैग्मिक कंडीशन है, एक अध्यावरण और यूनिटैग्मिक कंडीशन या एक अध्यावरण जो उपस्थित होता है, ये आप कह सकते हैं मेनली डाइकोट प्लांट्स में। तो आप लिखते जाएं साथ साथ जो इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूं, मेनली इन डाइकोट्स, डाइकोट्स या द्विबीजपत्री पादपों में इनकी उपस्थिति सामान्यतः पाई जाती है। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मेंशन करें तो एग्जाम्पल आप कह सकते हैं गैमोपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी। ये गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी स्टूडेंट्स दो ऐसी कैटेगरी आपके पास हैं, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी, जिनमें आप ये कह सकते हैं जो इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण है वो एक ही प्रेजेंट होता है। द्विअध्यावरणी स्थिति पर आप आइए, बाइटैग्मिक कंडीशन। देखो ये जो मैंने स्थिति बना रखी है, इसमें इंटेग्यूमेंट नंबर 1 एंड इंटेग्यूमेंट नंबर 2, ये बाइटैग्मिक कंडीशन है, द्विअध्यावरणी स्थिति। तो ये इसके लिए आप लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स।
अधिकतर आवृत बीजी पादपों में स्टूडेंट्स बाइटैगमिक कंडीशन प्रेजेंट होती है। और ये जो बाइटैगमिक कंडीशन प्रेजेंट होती है इसमें एक बीजपत्री पादप या मोनोकोट प्लांट्स तो आएंगे ही। अगर आप डाइकोट की भी बात कर रहे हैं तो आप यहाँ जैसे इसमें आपने लिखा था गैमोपेटली, इसमें आप कह सकते हैं पॉलीपेटेली, पॉलीपेटली, ये डाइकोट की क्लास है पॉलीपेटली। तो इस प्रकार से आपके पास दूसरी बाइटैगमिक कंडीशन हुई जिसमें द्विअध्यावरणीय स्थिति की बात हम कर रहे हैं। और ये जो द्विअध्यावरणीय स्थिति है ये आपको मिलेगी मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। और पॉलीपेटली आप ये कह रहे हैं जो डाइकोट की फैमिली है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें एक ट्राइटैगमिक कंडीशन है। ट्राइटैगमिक कंडीशन बेसिकली एक्सेप्शन या अपवाद है, अपवाद वाली स्थिति है। यूफॉर्बेसी कुल के कुछ सदस्यों में प्रेजेंट होगी। यूफॉर्बेसी स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं। इसके अलावा देखो एक बहुत कॉमन एग्जांपल इसका लिखा जाता है जो लीची है। लीची आपने स्टूडेंट्स खाया होगा। लीची जो फ्रूट है ये लीची ट्राइटैगमिक होता है। ट्राइटैगमिक त्रिअध्यावरणीय संरचना ये होती है। और एक बात और आप ध्यान रखें, इसमें जो इंटेगुमेंट या अध्यावरण है वो एडिबल पार्ट है। एडिबल पार्ट मीन्स खाने योग्य भाग है। जो लीची है उसमें ट्राइटैगमिक कंडीशन है और जो इंटेगुमेंट है वो इंटेगुमेंट इसमें क्या है, खाने योग्य भाग है, एडिबल पार्ट है। क्लियर, ये हुआ ट्राइटैगमिक कंडीशन में। इसके अलावा आप कह सकते हैं जैसे यूफॉर्बेसी का जो स्टूडेंट्स अरंडी है, अरंडी यूफॉर्बेसी का, रिसिनस जिसको कहते हैं आप रिसिनस, इसमें ट्राइटैगमिक कंडीशन होती है। और इसमें जो इंटेगुमेंट या अध्यावरण है वो त्रिस्तरीय, 3 लेयर इसमें शो करता है। क्लियर है। यहां से इसके बाद एक आपको कंडीशन मिलेगी, कुछ पैरासिटिक जो प्लांट हैं, पैरासिटिक प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स, इन पैरासिटिक प्लांट्स में एटैगमिक कंडीशन है। और ये जो एटैगमिक कंडीशन है इनमें आप कहा गया जैसे लॉरेंथेसी, इनमें आपको एटैगमिक कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है। तो ये इंटेगुमेंट्स या अध्यावरण के आधार पर आपके पास इसकी डिटेल थी। ठीक है, इंटेगुमेंट या फिर क्या हुआ ये अध्यावरण। अब आप इसको नोट करें। आगे मैं आ रहा हूं, अगला जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे। यूनिटैगमिक, बाइटैगमिक, ट्राइटैगमिक, एटैगमिक, चारों कंडीशन आपने लिख ली होंगी, नोट कर ली होंगी। अब इसके बाद देखिए ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, इस माइक्रोपाइलर एंड का, इसके अलावा जो न्यूसिलस है इसका अपना क्या रोल है। न्यूसिलस अभी मैंने यहाँ लिखा था, देखो ये पार्ट न्यूसिलस है, ये जो पार्ट है यहीं लिख देता हूँ न्यूसिलस। ये बीजांडकाय है, ओव्यूल की बॉडी है, 2n स्ट्रक्चर होता है, स्पोरोफाइटिक टिश्यू होता है। ये इस फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करने के लिए एक तरीके से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करेगा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाएगा, तब जाके ये फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक जो है वो परिवर्तित हो पाता है, स्टूडेंट्स डेवलप हो पाता है। ठीक है। इसके साथ साथ अगली एक इंपॉर्टेंट बात आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो न्यूसिलस है, इस न्यूसिलस की ही सेल्स से एग्जैक्टली क्या बना है, ये एम्ब्रियो सैक या फिर भ्रूणकोश बना है जो मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में एक्ट करता है। बना कैसे है, परिवर्धन की प्रक्रिया में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगला एक टॉपिक मैं ले लेता हूं जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूसिलस की। यहां से ये हटा देता हूं। देखिए अगला आपके पास है न्यूसिलस, बीजांडकाय,
देखो अभी आपने कहा था 2n स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है। पैरेनकाइमेटस स्टूडेंट्स, पैरेनकाइमेटस बॉडी ये होती है, मृदुतकीय कोशिकाएं जो हैं वो ये होंगी। पैरेनकाइमेटस बॉडी हमने इसीलिए लिख दिया है इसको, ठीक है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं प्रोवाइड न्यूट्रिशन, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है? टू डेवलपिंग एम्ब्रियोसैक, जो एम्ब्रियोसैक या भ्रूणकोश परिवर्धित होगा, इस भ्रूणकोश को ये जो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं इसकी, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स इसको पोषण प्रदान करेंगी। तो देखो जब बीज परिवर्धित होता है, ओवरऑल आपको पता है कि इस ओव्यूल से बीज परिवर्धित होगा या सीड बनेगा इससे। तो जब बीज परिवर्धित होता है तो परिवर्धन की प्रक्रिया संपन्न होने तक, मतलब बीज बनने तक, ये जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है, न्यूक्लियस है, ये कंज्यूम कर लिया जाता है, इसका उपभोग कर लिया जाता है, इसको काम में ले लिया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस और एग्जाम्पल आपके पास है, एक्सेप्शन है, इन एक्सेप्शंस को आप देखिए, बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहां एक्सेप्शन क्या मैं लिख रहा हूं? रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस, रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस मतलब बीजांडकाय जो है या न्यूक्लियस है उसके बचे हुए पार्ट या पार्ट उसके बचे रह जाते हैं सीड बनने के बाद भी। सीड बनने के बाद अगर इसके पार्ट्स बचे रह जाते हैं या रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड वहां प्रेजेंट हैं, तो ऐसे सीड्स को आप स्टूडेंट्स कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। ये जो सीड्स हैं ये स्टूडेंट्स होते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। क्या कहेंगे आप इनको? पेरिस्पर्मिक सीड्स। और पेरिस्पर्मिक सीड्स कौन से सीड हैं? तो आप कह रहे हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स वो सीड्स हैं जिनमें सीड बनने का जो प्रोसेस पूरा हुआ उसके बाद भी ये न्यूक्लियस जो है ये बचा हुआ रह गया, ये रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस, ये आप कह रहे हैं रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस, ये जो बॉडी और पार्ट है ये बचा रह गया, इनको पेरिस्पर्मिक सीड आप कंसीडर करते हैं, इनको पेरिस्पर्मिक सीड आप काउंट करते हैं। जैसे ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च है, वो बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स इसका। ब्लैक पेपर एग्जाम्पल इसका मेंशन कर देता हूं मैं, ब्लैक पेपर। बीट रूट वगैरह भी इसके एग्जाम्पल हैं, आगे डेवलपमेंटल प्रोसेस में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, वो बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल इसका है। जो बीट रूट है, चुकंदर है, वो भी इसका एग्जाम्पल है, जिसमें पेरिस्पर्मिक सीड्स की प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है। क्लियर? तो नोट करें आप ये। इसके ठीक बाद देखिए, जो ओव्यूल का बॉडी है, बीजांडकाय है, ये बीजांडकाय स्पोरोजेनस सेल्स, कौन सी सेल? वो सेल जो इस एम्ब्रियोसैक को बनाती है। इस एम्ब्रियोसैक को डेवलप करने के आधार पर या उस सेल की उपस्थिति जो है, बेसिकली उसकी जो प्रेजेंस है, उस प्रेजेंस के आधार पर ये जो बीजांडकाय या ओव्यूल जो बीजांड है उसके दो टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके दो टाइप, जिसमें एक आप कह सकते हैं वृहद होता है और एक आप कह सकते हैं तनु होता है। तो टेनी न्यूक्लिएट कंडीशन हम कह लेते हैं और एक मैक्रो न्यूक्लिएट कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं। जिन कंडीशंस में आप क्या देखते हैं कि इस एम्ब्रियोसैक को, मैंने अभी कहा था कि इस न्यूक्लियस की कोई कोशिका जो है वो इस एम्ब्रियोसैक को या भ्रूण कोश को परिवर्धित करेगी। इसको जो मादा युग्मकोद्भिद है, तो इस मादा युग्मकोद्भिद को बनाने वाली कोशिका की स्थिति के आधार पर बीजांड जो हैं वो दो प्रकार के हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर 11 से हम ओव्यूल या बीजांड की जो स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे, जो दोनों टाइप मैंने अभी डिस्कस किए, और उसके बाद में फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। एंजॉय द एम्ब्रियोलॉजी। थैंक यू।